नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। जन्म का समय और जन्म का स्थान भी नोट कर लीजिए। इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए और फिर हम इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनके लिए जो प्रश्न हैं उसका समाधान हम इस जन्म कुंडली से ही तलाशेंगे। जन्म की तारीख है 12 नवंबर 1995 और जन्म का समय है शाम 5:07 जयपुर, राजस्थान। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। इस बालक ने रविवार के दिन जन्म लिया है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में, देवगण मिथुन राशि, ये वायु तत्व की राशि है और बुध इस राशि के राशिश होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जन्म कुंडली आप सबके सम्मुख है। एक नज़र में सरसरी निगाह पहले जन्म कुंडली पर हम डाल लेते हैं, फिर इनके लिए जो प्रश्न आया है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। मेष लग्न की कुंडली, लग्नपति बनते हैं मंगल, जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, स्वगृही हैं, फलस्वरूप अष्टम का दोष इनको नहीं लगेगा। लग्न में ही केतु का होना, लग्न पर शनिदेव की दृष्टि का होना, चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में जाकर के कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि है और फल दे रहे हैं चतुर्थ भाव का। देखा जाए तो ये चंद्रमा के मद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित हैं और साथ ही साथ गुरु के साथ चंद्रमा का 6वें 8वें का संबंध बन जाना, ये सकट योग भी है, षडाष्टक योग, सकट योग। राहु, बुध और सूर्य, ये तीन ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में, जहां बुध और सूर्य का, राहु और बुध का सप्तम में एक साथ होना और साथ ही साथ देखें तो नीच राशि में बैठे हैं सूर्य। बता दूं कि यह बालक मात्र 4 साल की उम्र में था तभी अपने माता पिता के साथ अमेरिका चला गया और वहीं पर वर्तमान समय में ये निवास करता है, वहीं का अब निवासी बनकर के। लेकिन इस युवक के माता पिता काफी चिंतित हैं, परेशान हैं। कारण क्या है, पहले तो इनके प्रश्न और साथ ही साथ इस जन्म कुंडली को भी हम देखेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस बालक को वर्तमान समय में शनि की दशा चल रही है। और कब से चल रही है? 2008 से। जन्म लेने के कुछ ही दिनों के पश्चात देवगुरु बृहस्पति की दशा समाप्त हो गई और इसके पश्चात शनिदेव की दशा शुरू हुई, जो कि 19 साल की होती है। 2008 से प्रारंभ करके 2027 तक वो होगी। इसके पश्चात बुध की दशा आएगी, जो इस लग्न के लिए मार्केश होते हैं। 17 साल की वो महादशा होगी। 7 साल केतु, 20 साल शुक्र। अब इस कुंडली में लग्नगत केतु और इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह की अगर हम बात करें तो वो मंगल बनते हैं, वो सूर्य बनते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति तो जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में ही बैठे हैं, यानी भाग्यपति का जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बाल अवस्था में जाकर के बैठना, लग्नेश के साथ हैं, ये अच्छी बात है, परंतु बाल अवस्था में जाकर के बैठना कमजोर होकर के। एक दूसरा, इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह पंचमे सूर्य, जो कि अपनी नीच राशि में बैठे हैं और कालपुरुष की कुंडली है मेष लग्न की कुंडली। फलस्वरूप सप्तम के सूर्य, जो कि नीच राशि में है, बेहद कमजोर और कमजोर ही फल प्रदान करने वाले बनेंगे, वो बहुत अच्छा नहीं होगा। इस पूरी जन्म कुंडली में 2 पॉइंट सिर्फ नोट करके रखिए, बाकी सारे पॉइंट हम धीरे धीरे समझेंगे। किसी भी जन्म कुंडली के अध्ययन में उस जन्म कुंडली की आत्मा अर्थात सूर्य और मन, इन 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान हमें रखना होता है और उसके बाद उस व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो आत्मा की स्थिति को देखें तो वो नीच राशि में और बिल्कुल मृत अवस्था का कमजोर होकर के पड़ा है। और मन की अगर बात करें तो वो मिथुन राशि में 22 अंश पर, परंतु वो भी केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित, गुरु के साथ षडाष्टक योग में सकट योग बना करके किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है। अब बारी आती है लग्न और लग्नेश की। तो लग्नगत केतु का काम है मन को भटकाना और ऊपर से शनिदेव रहा सहा काम पूरा कर देंगे। वर्तमान में उनकी ही दशा चल रही है। केतु अगर लग्नगत है तो केतु का काम है भटकाना और शनिदेव की दृष्टि जब पड़ जाए तो भटकाओ। ऐसे लोगों के साथ हो, ऐसे मित्र बन जाए, ऐसी संगति हो जाए जो कि कहना नहीं। प्रिय दर्शकों, अभी कल ही शॉर्ट वीडियो में एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि सूर्य से मंगल यदि 12वें हो तो ऐसा जातक दुनिया भर के लिए परोपकारी लेकिन माता पिता का विशेष शत्रु बना होता है। सूर्य से यहां पर मंगल की स्थिति को आप देख सकते हैं। अब प्रश्न पर आइए।
कहीं भी किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल रही है। वाइन एक्सपर्ट बनने का प्रयास किया, कुछ सफल भी नहीं हुआ, लेकिन वो भी रुक गया। अब वकील बनने का सोच रहा है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। करियर का क्या होगा, कब तक ठीक होगा? अब इस सवाल का अगर हमें जवाब ढूंढना हो कि करियर का क्या होगा और कब तक ठीक होगा, तो हमें इसे दो तरह से समझना होगा। ये किस लग्न की कुंडली है? मेष लग्न की। राशि कौन सी है? मिथुन। मेष लग्न में क्या होता है? एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब लग्न में कौन बैठा है? केतु। क्या करता है? मन का भटकाव। शनि क्या करेंगे? तो हर कार्य को डिले करेंगे। मिथुन राशि का क्या प्रभाव है? तो वो बालक ग्रह है, दूसरों के बहकावे में आ जाता है। अब दोनों को, सबको एक में मिक्स करिए, क्या रिजल्ट निकला? तो मन का दूसरे की बहकाव में आ जाना, धैर्य की कमी, मन का भटकाव बहुत ज्यादा। अब ऐसी अवस्था में ऐसे जातक को अगर व्यापार करने के लिए दे दिया जाए तो क्या वो व्यापार में सफल हो सकेगा? मिथुन राशि को वर्तमान समय में ढैया भी अभी जारी है, जारी ही माना जाएगा, क्योंकि शनिदेव 17 तक तो देंगे ही प्रभाव, 17 जनवरी 2023 तक। तो फिर उस अवस्था में देखा जाए तो मन सुसंयत नहीं है, आत्मविश्वास की कमी, मन का भटकाव बहुत ज्यादा। फिर उस अवस्था में कहीं भी व्यापार में अगर लगा दिया जाए तो ये जातक कहीं से भी सफल नहीं हो सकेगा। ये अच्छी बात है, या तो ये वकालत ही कर ले और वकालत करके अपने खुद का काम करे, लेकिन मूल काम ऐसे कोई व्यापार करने की जगह या तो नौकरी करे, या फिर वो ज्ञान बांटने वाला काम जिसमें कोई विशेष खर्च करने की जरूरत नहीं, शिक्षा ग्रहण कर ले, अलग बात है, कंसल्टेंसी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करे। परंतु वो मेहनत करने के लिए भी आत्मविश्वास चाहिए, स्थिरता चाहिए, मन के भटकाव से मुक्ति चाहिए, जो कि इस कुंडली में है ही नहीं। मैं इस पूरी कुंडली को एक लाइन में अगर मुझे कुछ कहना है करने के लिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अभी तो वर्तमान समय में किसी भी तरह से नौकरी छोड़ कुछ और नहीं करना चाहिए, चाहे जैसी भी। आगे प्रश्न लिखा है कि कहीं नौकरी भी शायद नहीं मिल पा रही, किसी चीज में सफलता नहीं, नौकरी भी शायद कहीं नहीं मिल रही, आगे शायद कहीं मिलेगा, लेकिन ढूंढनी नौकरी ही होगी। कारण, क्योंकि अभी शनि में राहु का अंतर चल रहा है और 2024 के दिसंबर तक अभी ये समय है। इस दौरान कोई भी व्यापार शुरू करा दिया जाए, उस व्यापार में घाटा, परेशानी, नुकसान की प्रबल संभावना होगी। अब जरा हम प्रश्नों को एक बार सिलसिलेवार ढंग से पढ़ें, तब ताकि हम इस पूरी कुंडली और इस कुंडली से संबंधित बातों को समझ सकें। अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य, जातक को लगता है कि वो किसी मानसिक रोग से ग्रसित है। डॉक्टर और मनोचिकित्सक सबको दिखा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या ये बदलेगा? क्या लगता है क्यों मानसिक रोग इस जातक को है? आप लोग समझ गए हैं, मन पीड़ित, आत्मविश्वास नहीं। निसंदेह जन्म कुंडली में जब सूर्य नीच राशि में हो और चंद्रमा के मद्रुम से ग्रसित गुरु के साथ या चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे लोगों के डिप्रेशन का शिकार होना, मानसिक रूप से अशांत होना, मनोरोग का शिकार होना, ये बहुत प्रबल मात्रा में दिखाई पड़ती है। चूंकि लग्नेश लग्नगत हैं, लग्नेश लग्नगत हैं, बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं 19 अंश पर बैठकर लग्न को देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है, डॉक्टर को रोग कहां मिलेगा? और केतु लग्न में बैठ करके क्या करते हैं? मैं हमेशा कहा करता हूं कि केतु का एक ही काम है, डॉक्टरों को भी भ्रम में डाल देना, वो रोग की पकड़ नहीं करने देंगे। और फिर मनोरोग भी क्या रोग, यहां बुध लग्न को तो देख ही रहे हैं। अब अगर कोई आप समझ रहे हो कि क्या ये जातक मनोरोगी है, तो जवाब है ना, मनोरोगी नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मनोरोगी जैसी अवस्थागत वाली स्थिति में है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आत्मविश्वास, सूर्य जो है वो आत्मा है और मन बेहद कमजोर अवस्था में, तो आत्मविश्वास में कमी और मन स्थिर नहीं, तो ये मनोरोगी वाली दशा ही है। डॉक्टरों को पकड़ में नहीं आ रही, अलग बात, लेकिन ये है तो वही वाली स्थिति। खैर, इसका हम निदान ढूंढेंगे। वह हमेशा माता पिता से परेशान रहता है और अपने जीवन में हो रही सभी बुराइयों के लिए उन्हें ही दोषी ठहराता है, खासकर अपने पिता से नफरत करता है। क्या ये बदलेगा? आप सभी मेरे दर्शक जानते हैं कि ये कभी बदलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य नीच राशि में है और सूर्य की नीच राशि में होने के कारण ये पिता के साथ इसके संबंध कभी नहीं ठीक होने वाले हैं। पिता के सुखों के स्वामी जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और वो भी देखा जाए तो शनि की दृष्टि से दृष्ट। दसम भाव से अगर हम पिता का विचार करें तो इसके स्वामी शनि स्वगृही होकर के बैठे हैं इस कुंडली में 24 अंश 16 कला के साथ मृत अवस्था में। और इस शनि की स्थिति को देखें तो वो गुरु से केंद्र में है जरूर, लेकिन मंगल की दृष्टि उन पर पड़ रही है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, केवल राहु और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो पिता के साथ इस जातक का संबंध कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि शनि स्वगृही है। फलस्वरूप इस पिता जातक को पिता के द्वारा जो चीजें चाहिए होंगी, क्योंकि पिता भाव का स्वामी, जो चाहिए होगी वो तो इसको मिल जाएगा,
मिल ही रहा है, लेकिन पिता के साथ इसके संबंध कभी ठीक नहीं होंगे। अब जैसा मैं अभी भी कहा कि राहु और मंगल का ऐसा संबंध जहां तक दुनिया भर के लिए अच्छा हो जाए, माता पिता को दोषी बनाता है। माता पिता सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अगर जीवन में बच्चा असफल हो रहा हो, देखिए आज के इस परिवेश को जरा समझना होगा। जरूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक है, कुंडली तो सामने ही है, ये तो सामने सब कहानी कह रही है कि जिस तरह की कंडीशन इस कुंडली में बनी हुई है, अगर आप देखें तो ज्यादा कुछ विचारणीय नहीं रह जाएगा, एक नजर में सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज के इस परिवेश में देखें तो केवल इनके घर में यह चल रहा है या हर उस घर में चल रहा है कि बच्चे माँ बाप को दोष दे रहे हैं। कारण प्रेशर है उनके ऊपर, दबाव है उनके ऊपर। माता पिता भी अपना दबाव देख रहे हैं कि दुनिया भर में सबके बच्चे अच्छा करें, हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस चिंता में घुल रहे हैं। तो इसका दबाव बच्चे पर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से तो डाल ही देते हैं। ठीक है, माँ बाप अगर ये भी कह दे कि नहीं हमने तो आज तक दबाव डाला ही नहीं, आपने न भी डाला हो तो कई बार परिस्थितियां आपके द्वारा भी या सामाजिक रूप से ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि दबाव बच्चे पर पड़ता है। और जब उसके ऊपर दबाव पड़ता है, और पड़ना भी चाहिए, दबाव पड़ना चाहिए, दबाव न पड़े इसका क्या मतलब है कि सबको एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। आज के इस परिवेश में अगर देखें तो स्कूल की स्थिति यह है कि टीचर मार नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे ने दबाव सहना सीखा ही नहीं है, प्रेशर सहना सीखा ही नहीं है, वो नहीं जानता है। तो जब जब उसके ऊपर समाज की उंगली उठ रही है, प्रेशर पड़ रहा है, तो वो परेशान हो रहा है। परेशान हो रहा है तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन है, कौन ऐसा है जो पलट कर जवाब नहीं देगा? माता पिता। तो उन्हीं को दोषी बना रहा है। तो ये स्वाभाविक काम कर रहा है वो। बचपन का नाम और वर्तमान नाम, इस नाम को लेकर के इन्हें चिंता है कि बचपन में जो नाम रखा गया था वो मेष राशि से संबंधित था, और लोगों ने कहा कि वो नाम सही नहीं है, तो इसका नाम हमने बदल करके मीन राशि से संबंधित रख दिया। क्या ये नाम ही ऐसा है जिसके चलते लग्न से संबंध नहीं बैठ रहा है और उसके चलते परेशानी हो रही है? इस जातक की जो राशि है वो मिथुन है। मेष से अगर आपने नाम रखा था तो अगर देखा जाए तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष। निसंदेह अगर देखा जाए तो बचपन में जो आपने नाम रखा था वो नाम कहीं ज्यादा अच्छा था। लेकिन कोई इसका यह मतलब नहीं कि अब मैं नाम चेंज करने की सलाह दूंगा, बिल्कुल नहीं। आप माता पिता भी परेशान हैं, बच्चा भी अपने स्तर पर परेशान ही होगा। अब नाम चेंज करने का समय नहीं है। अब हमें वो चेंज करना होगा जो समस्या की मूल जड़ में है, मूल में है। हम नाम चेंज करते रहेंगे तो अब काम नहीं चलेगा। और अभी वर्तमान में जो मीन राशि से संबंधित नाम रखा गया है तो वो भी अगर देखें तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन पूज्य भाव में है। चौथे 10वें का संबंध है, बहुत अच्छा तो नहीं है। पहला वाला नाम ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब जो है सो है वही रहेगा। क्या ये सब शनि की दशा की वजह से है? और फिर 2029 के बाद शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, क्या परेशानी और बढ़ जाएगी? देखिए, मैं एक सामान्य सी बात आपको कहना चाहता हूं। आपकी चिंता नाजायज तो है नहीं, सब जायज ही है। और जब दिन खराब हो तो रूल तो यही कहता है ना, एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारं निवारणवस्य यावत्। आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, शायद आपने ध्यान दिया हो कि 2027 तक इस बच्चे को शनि की दशा है और उसके पश्चात बुध की दशा लग जाएगी, जो इस लग्न के मारक ग्रह हैं। परिस्थितियां कई बार ऐसी ही बन जाती है, लेकिन इससे हम भाग के भी कहां जाएंगे? हमें इसी में रहना होगा और इसी से लड़ना होगा। आगे इन्होंने पूछा है विवाह कब होगा और कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन। यहां सामने ही है वैवाहिक जीवन, सप्तम भाव की स्थिति, सप्तम पति जाकर के अष्टम में शुक्र मंगल की युति, द्विविवाह योग प्रबल लगा हुआ है। ऊपर से क्या भविष्य में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी जिसका ख्याल रखना होगा। रोग भावपति सप्तम में बैठे हैं, रोग यहाँ केतु लग्न में बैठ करके रोग कारक की दृष्टि से दृष्ट हैं। जी हाँ, रोग की स्थिति तो है, क्योंकि मूल रोग नहीं है, रोग में भ्रम है। रोग में क्या होता है कि रोग हुआ, दवाई हुई, डॉक्टर ने रोग को जाना, पकड़ा, परखा, इलाज किया, रोग से मुक्ति। लेकिन रोग पकड़ में ही ना आए, यहां सारा खेल इसी बात का है। रोग कोई पकड़ में नहीं आने वाला है। बस इनके इतने ही प्रश्न थे, और कुल मिलाकर के प्रश्नों से ज्यादा अब विवाह को ही लीजिए। हम क्या विवाह की चर्चा करें? ठीक है, माता पिता अगर संपन्न हो तो कोई ना कोई विवाह कर ही लेगा। विदेश में है बालक, कर लेगा विवाह, अपने से भी कर लेगा, लेकिन वो विवाह चल पाएगा? सप्तम भाव की स्थिति को देखिए तो राहु, बुध और सूर्य, यहाँ दो विच्छेदात्मक ग्रह बैठे हैं। राहु और सूर्य और बुध, इन दोनों के बीच बैठ करके पाप ग्रह बन जाएगा। तो 3 पाप ग्रह सप्तम भाव में, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं। और सप्तम कारक शुक्र जाकर के कुंडली के स्वामी भी और कारक भी जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठा है, शनि की दृष्टि से दृष्टि। नौमांस की स्थिति को बताएं तो नौमांस में सप्तम भाव में नीच के बुध बैठे हैं। और नौमांस में अगर हम शुक्र की स्थिति को देखें तो वो तो ठीक है, लेकिन नौमांस में भी कमोबेश अगर देखा जाए
तो बहुत सुखद दाम्पत्य की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। अब एक माँ बाप के लिए जिनके पास संभव है, आजकल ज़्यादातर लोगों के एक ही बच्चे हो रहे हैं, 95 का पैदा बच्चा, और मैंने जितनी भी बातें कही हैं अब तक उसमें ज़्यादातर चीज़ें नकारात्मक ही दिखाई पड़ रही है। अब इतनी सारी नकारात्मक बातें जब होती हैं तो किसी को भी घबराहट होती है, आमतौर पर होती है, बड़ों को हो जाती है। लेकिन सत्य तो यही है कि हाँ, इस कुंडली में परेशानियां एक के बाद एक लगातार बनी हुई है। क्या किया जाए? हम इस कुंडली के अध्ययन से ज़्यादा हमें यह जानना जरूरी है कि करें क्या, क्योंकि अगर आप गौर करें तो अभी चलिए ढैया समाप्त भी हो जाती है तो शनि की दशा में भी राहु का अंतर 24 तक चलेगा। चलिए इससे किसी तरह से बाहर भी निकलते हैं, तो जब तक ये सब कुछ ठीक होगा तब तक बुध आ जाएगा, बुध भी अपना प्रभाव देगा। इस पूरी कुंडली में एक और पॉइंट है जिस पर हमें अब गौर करना चाहिए। अगर आप इस जन्म कुंडली की दशाओं को देखें तो शनि, बुध, केतु, शुक्र जीवन के 75वें वर्ष तक, यानी पूरी लाइफ समाप्त, इस बच्चे को जो दशा मिल रही है वो इसकी कुंडली से संबंधित नहीं है। लेकिन एक पॉइंट है जो इसके पक्ष में है। पहले तो समस्या कहां आई? लग्नेश और राशिस तत्वतः एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, परंतु दोनों के दोनों आपस में शत्रु हैं। बुध और मंगल की आपस में शत्रुता है, तो लग्नेश और राशिस की मित्रता नहीं हुई। एक दूसरा, अगर हम इसकी जन्म कुंडली को छोड़कर इसके चंद्र कुंडली के ग्रहों को बलवान करने की ओर चलें तो कुछ रास्ता बन सकता है, तब कुछ बात बन सकती है। अगर आप चंद्र कुंडली का निर्माण करें तो पंचम में राहु, बुध, सूर्य बैठे हैं, ठीक है। सप्तम में देवगुरु की राशि, देवगुरु अपने ही घर से द्विद्वादश के संबंध में हो जाएंगे, षष्ठ में चले जाएंगे भाग्यपति बनकर के, और नवम में भाग्येश भाग्य भाव में बैठे हैं। तो शनिदेव भाग्येश होकर के, भाग्य भाव में होकर के, वैसे भी अगर चंद्र कुंडली से देखें तो जीवन काल में उदासीनता की ही स्थिति उत्पन्न करें, क्योंकि देवगुरु की पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, शुक्र पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो जीवन में कहीं ना कहीं उदासीनता इसके आना ही आना है। दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखद हम नहीं देख पा रहे हैं इस जन्म कुंडली में। क्या किया जाए? इस बालक को यदि अभी से भी, जो कि असंभव है, विदेशों में बहुत हद तक तो माँ बाप प्रयास भी करके संस्कार उतना नहीं डाल पाते, क्योंकि वहां का वातावरण, रहन सहन बहुत भिन्न है यहां से, जो कि असंभव है, पर फिर भी डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। अगर इस बालक को किसी भी तरीके से माता पिता प्रेशर न दें, हालांकि अब तो बात बिगड़ चुकी है, वो लोग अपने से क्या लगता है कि माता पिता ने कोई कोर कसर छोड़ रखी होगी, जिनका बच्चा है वो क्या नहीं कर रहे होंगे, पर फिर भी हमें अपना काम तो करना ही होगा। घर में ही स्फटिक अथवा पारद का शिवलिंग स्थापित करिए। पहले तो इस बच्चे की कुंडली का केमद्रुम योग, इसकी शांति कराइए। पारद शिवलिंग घर में ही स्थापित करके और नित्य इस बच्चे के नाम से शिव जी के ऊपर अभिषेक कीजिए जल से। महीने में या 3 महीने पर एक बार इस बच्चे के नाम से शिव जी के ऊपर दुग्ध से रुद्राभिषेक कराइए। सिर्फ किस लिए? यह सब कुछ इसके मन को शांत करने के लिए। एक दूसरा, शनि में अभी राहु का अंतर आ रहा है, एक तरह से यह मानसिक विकृति को अपनी चरम पर ले जाएगा। तो शिव जी की आराधना से बहुत हद तक मानसिक विकृति से हम इस बच्चे को बचा पाएंगे। सूर्य की आराधना फिर शुरू की जाए। घर में किसी तरह से मद्य, मांसाहार इत्यादि की चीजें ना आए, इन सब चीजों से जितना हो सके दूर रहा जाए। सूर्य की आराधना, अब ये तो करेगा नहीं, तो माता पिता में से ही कोई इसके लिए नियमित उठ करके सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दे। साथ ही साथ गुरुवार का व्रत करें, सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे सूर्य में बल आ जाएगा। तो जातक के अंदर थोड़ी आत्मविश्वास, ठीक है 100% नहीं मिलेगा, लेकिन माता पिता अगर संकल्प लेकर के करेंगे, अगर 10% भी मिला, 10 भी मिला, तब भी हमें हमारे हाथ कुछ तो लगेगा जहां हम शून्य पर खड़े हैं। अब मैंने कहा था कि इस बच्चे की अगर हम चंद्र कुंडली को बल दें तो उससे कुछ बात बन सकती है। वैसे तो इसकी कुंडली के हिसाब से सूर्य की आराधना करनी चाहिए, लेकिन चंद्र कुंडली के हिसाब से इसके लिए यदि देवी की आराधना की जाए। अब जरा गौर करिएगा, इस कुंडली में चीजों को मैंने कैसा देखा, जो कि आपके सम्मुख बिल्कुल एक एक पन्ना खुल गया कि ग्रह स्थितियां लगातार जो बन रही हैं वो कष्टदायी हैं। तो हमारे पास अब एक ही रास्ता बचता है, जब ऐसी कुंडली दिखाई पड़े जहां दूर दूर तक ग्रह दशाएं हमारे साथ न हो, तो अब हम अगर इससे भिड़ेंगे तो कुछ हम बदल नहीं पाएंगे। हमें फिर तत्क्षण हथियार डाल देना चाहिए। जीवन का एक मूल मंत्र याद रखिए, धारा के विरुद्ध तब तक लड़ा जाना चाहिए जब तक कि हम लड़ सकते हों। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि अब इस धारा के विरुद्ध हम नहीं लड़ सकते, तो बिल्कुल सबसे पहला काम करिए,
हथियार डाल दीजिए। धारा के साथ होने में भी कई बार भलाई होती है, जीवन बच जाता है, लेकिन धारा के विरुद्ध परिस्थिति अगर लड़ने नहीं दे रही, बिल्कुल मत लड़िए। तो दूसरा उपाय है देवी की आराधना। इस बालक के लिए इसके माता पिता देवी की आराधना करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करें। अब इन सब चीजों को करते हुए बिना दबाव प्रयास करिए कि ये बालक किसी भी तरह से इन चीजों में रुचि ले। याद रखिएगा, अगर व्यक्ति पथभ्रष्ट हो रहा हो, सही दिशा में न जा रहा हो, क्योंकि अभी बहुत अब जरूरी नहीं है कि मैं ये कहूं कि ये नौकरी कर ले, विवाह कर ले, अभी तो ये डिप्रेशन में न चला जाए, पागलपन की अवस्था में न चला जाए। शनि में राहु का अंतर चल रहा है, और शनि में राहु का ये जो अंतर है शुरू ही हुआ है, अभी बहुत बहुत समय बाकी है। तो ये जीवित रहेगा, ये सुरक्षित रहेगा तो कुछ न कुछ कर लेगा। बहुत से माँ बाप के बच्चे ऐसे हैं जो बिना विवाह के भी अच्छा कर रहे हैं। ये तो मानेगा ही नहीं, विवाह तो खैर कर ही लेगा। तो मुद्दा ये सब नहीं है। आप लोग फिलहाल इसके जीवन को बचाने की, कहीं और गलत दिशा में जाने से बचाने की बस सोचिए। तो ये जो गिनती के मैंने उपाय बताए हैं, तत्क्षण शुरू करिए। घर में शिव आराधना अत्यंत आवश्यक है, यही एकमात्र बचाव का रास्ता है। एक बार माता और पिता संभव हो तो जब स्वदेश कभी आए तो इस बच्चे को साथ लेकर के आइए, और संभव हो तो इसके लिए एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए। ये भी इसके जीवन काल में बहुत हद तक बदलाव को प्रदर्शित करेगा, बदलाव लाएगा, और इसको पितरों की कृपा मिलेगी। सूर्य नीच राशि में है, पितरों की कृपा मिलेगी, और संभव है कि एक बार पितरों की कृपा मिले तो इसको सही मार्ग मिल जाए, सही दिशा मिल जाए। ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये सब सरल ढंग से, सहज ढंग से खुद करिए, और एक बार प्रयास करिए, प्रेम से ही सही। गुस्से में जिस दिन होगा तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। बच्चे ही करते हैं कि जब ठीक है तो करेंगे, जिस दिन गुस्सा आया सब छोड़ देते हैं। किसी भी तरह से थोड़ा थोड़ा भी करे, बदलाव इसी से होगा। और याद रखिएगा, अभी आने वाले समय में ग्रह स्थिति और ज्यादा कष्टदायी होगी। बचाव का एकमात्र रास्ता है हरिशरणम। आ जाइए, सुरक्षा होगी, इस बच्चे का जीवन बच जाएगा, और एक बार अगर ये सुरक्षित रहा तो कुछ न कुछ अच्छा तो कर ही लेगा। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली के संदर्भ में यदि कुछ कहना चाहते हैं, जाहिर सी बात है माता पिता दुखी होंगे, आप समझ रहे हैं। जब दिन भर पिता को कोस रहा हो, उनके साथ लड़ रहा हो, तो वो क्या दुख महसूस कर रहे होंगे। यदि आप इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो आपके पाले में गेंद है। जो कहना हो कहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये जरूर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।